वो ब्लैक थ्री पीस पहने ऑफिस में दाखिल हुआ था। अंदर आते ही कुछ वर्कर्स अपनी सीटों पर बैठकर काम कर रहे थे। कुछ फाइलें हाथ में लिए इधर उधर भाग रहे थे और कुछ आपस में बातें कर रहे थे। उनकी नज़र सबसे अलग बैठी उस लड़की पर जा टिकी जो लैपटॉप पर झुकी पूरी तरह से डूबी हुई थी। वो अचानक ही कुछ पल के लिए रुककर उसे देखने लगा। तभी किसी के हंसने की आवाज़ से उसे होश आया था। वो सिर झटकता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, जिसकी खूबसूरत उंगलियां अब भी लैपटॉप के पैड पर चल रही थीं। उसने पास जाकर हल्की आवाज़ में कहा, नमस्ते, क्या आप बता सकती हैं बॉस का ऑफिस कहाँ है? लड़की ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और तीखे लहजे में बोली, आप कौन हैं और बॉस के ऑफिस के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? मेरा नाम विजय सिंह है और मैं नया अपॉइंट हुआ हूँ बॉस के मैनेजर के तौर पर। उसने इत्मीनान से जवाब दिया, लेकिन यहाँ के सारे काम तो आरब सर देखते हैं। आपको किसने अपॉइंट किया? उसने शक भरी नज़रों से पूछा। जी आरब सर ने ही, विजय ने तुरंत कहा। ठीक है, वो एहसान जताते हुए बोली, मिस अब आप मुझे बॉस के ऑफिस के बारे में बताएंगी? विजय ने सवालिया नज़रों से उसका नाम जानना चाहा। जिया, उसने कहा, और बॉस के ऑफिस जाकर आप क्या करेंगे? बॉस तो अभी यहाँ है ही नहीं, वो तो लंदन में है और 2-3 दिन बाद ही यहाँ विजिट पर आएंगे। जिया के तल्ख लहजे से विजय थोड़ा हैरान हुआ। कि आपको बॉस पसंद नहीं है? उनका नाम लेते ही आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए। उसने हैरानी से पूछा, एक फ्लैटी इंसान किसे पसंद होता है? जिया बड़बड़ाई और उसकी बात विजय सुन चुका था। क्या कहा आपने? उसने सख्ती से पूछा। मेरा मतलब, मैंने बॉस को कभी देखा नहीं है। मुझे यहाँ काम करते हुए बस 2 महीने ही हुए हैं। उनके बारे में सिर्फ सुना है। वैसे आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? जिया ने हैरानी से पूछा। नहीं नहीं, मैं तो आरब सर से मिल लेता हूँ, कहकर विजय तेज कदमों से आरब के केबिन की तरफ बढ़ गया। सर आप बैठिए प्लीज़, आरब सलाम करते हुए घबराए से लहजे में बोला। विजय संजीदगी से अपने लिए रखी हेड चेयर पर बैठ गया। सर आपने आने की सूचना नहीं दी, आरब ने हड़बड़ा कर कहा। ये कैसी बात है आरब? अब क्या मुझे अपने ही ऑफिस आने के लिए इजाज़त लेनी होगी? विजय ने कड़े लहजे में कहा। नहीं सर, मेरा मतलब था कि सारा स्टाफ आपका अच्छे से वेलकम करना चाहता था, आरब ने तेजी से बात संभाली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वेलकम तो अब भी होगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो। मैं यहाँ का बॉस नहीं बल्कि बॉस का मैनेजर हूँ और बॉस परसों आएंगे, विजय सिंह ने संजीदगी से कहा। जी सर, आरव हकलाती हुई जुबान में बोला। वो उसकी बात का मतलब नहीं समझ पाया था। मुझे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ खुद परखने हैं, इसलिए मैं एक वर्कर बनकर उनके साथ ही काम करूँगा। तुम ऐसा करो, मेरी सारी मीटिंग्स ऑफिस के बाहर रखना। ऑफिस में कोई मीटिंग नहीं होनी चाहिए जिससे किसी को पता चले कि मैं बॉस का मैनेजर नहीं हूँ। अगर तुमने जुबान खोली तो खुद को फायर समझना। विजय सिंह सपाट लहजे में बोल कर उठ खड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद आरब बड़ी मुश्किल से थूक निगलते हुए किसी को कॉल लगाने लगा। बाहर निकलते ही उसने देखा कि जिया अब भी अपने काम में मशरूफ थी। मिस जिया, उसने उसके डेस्क पर उंगली रखकर पुकारा। जिया ने सिर उठाकर उसे आंखें सिकोड़ते हुए घूरा था। 2 मिनट मेरी बात सुन लो, विजय सिंह ने संजीदगी से कहा। क्यों वजह? जिया ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। उसकी इस अदा पर विजय का दिल एक पल को धड़क उठा था। वजह यह है कि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मेरी बात सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। विजय सिंह ने अपने ओहदे का रौब जताया था। जिया ने गुस्से से उसे देखा, जिसे आए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ था और वो हुक्म चलाने लगा था। विजय तिरछी नज़र से उसे देखते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। जिया को उसके अंडर ही काम करना था, इसलिए झुंझलाते हुए अपना सामान समेटकर उसके पीछे लिफ्ट की तरफ चली गई। उसका इरादा सीधा घर जाने का था, क्योंकि उसने आरब से 1 घंटा पहले निकलने की इजाज़त ले रखी थी। ये क्या बदतमीज़ी है, कोई सीनियर के सामने ऐसे भागता है? विजय ने लिफ्ट में उसके चढ़ते ही टोका। मिस्टर सीनियर, अगर आपको इतना ही सीनियर बनने का शौक़ है
तो ऑफिस में बनिए, मैं अभी अरब से छुट्टी लेकर आई हूँ। खैर, आपको क्या बात करनी थी? जिया आकड़ कर सीधी खड़ी हो गई। विजय सिंह ने भौहें चढ़ाकर उसे देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जिसे उसने तुरंत छुपा लिया। लिफ्ट से निकलते ही दोनों पार्किंग की तरफ बढ़ गए। अगर चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, रास्ते में बात भी हो जाएगी, विजय ने ऑफर दिया था। जिया जो रिक्शा लेने वाली थी, किराया बचता देख उसने सिर हिला दिया। विजय ने उसे बैठने का इशारा किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिया ने उसे अपने घर का पता समझाया और विजय सिंह ने कार स्टार्ट कर दी। क्या बात करनी थी तुमको मुझसे? जिया ने उत्सुकता से पूछा। मुझे बॉस के बारे में जानना था। मैं उनका मैनेजर हूँ, तो सोचा उनसे जुड़ी जानकारी मेरे पास होनी चाहिए, विजय ने कहा और बॉस का नाम लेते ही जिया के चेहरे पर आए बदलते भावों को बड़े गौर से देखने लगा। बॉस का नाम मत लो, मैंने खुद भी उन्हें नहीं देखा, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। जिया तपे हुए लहजे में बोली। क्या सुन रखा है? विजय परेशान हो उठा। आखिर ऑफिस में उसके बारे में ऐसी कौन सी बातें घूम रही थीं कि जिया यूं बोल रही थी? अरे वो, जिया ऊंची आवाज़ में बोलते बोलते अचानक खामोश हो गई। क्या? विजय ने बेचैनी से पूछा। तुम बॉस को तो नहीं बताओगे? जिया ने उसे घूरते हुए पूछा। उसे क्या पता था कि जिसके सामने वो राज खोलने वाली है वही खुद बॉस है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों बताऊंगा, विजय ने साफ और भरोसे वाले अंदाज में कहा, जिस पर जिया को यकीन आ गया। तो सुनो, जिया ने संजीदगी से कहते हुए थोड़ा उसकी तरफ झुककर कहा। सुना है बॉस ने 3-3 शादियां कर रखी हैं और 2 गर्लफ्रेंड्स भी हैं। लंदन में खूब एंजॉय कर रहे हैं। ऑफिस में ये भी सुनने को मिलता है कि जहाँ कोई खूबसूरत लड़की दिख जाए उसे अपना बनाने में देर नहीं करते और डील्स के लिए लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं। जिया राजदारी से बता रही थी कि विजय ने झटके से ब्रेक लगाकर कार रोकी और उसकी तरफ पलट कर देखा। ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? उसे अपने बारे में ऐसी बातें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। मैं बिल्कुल होश में हूँ और बॉस की बातें सुनकर तुम्हें इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? जिया भी गुस्से में बोली। नहीं, मेरा मतलब था बॉस मीटिंग्स में लड़कियों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? विजय ने बालों में हाथ फेरते हुए खुद को संभाल कर कहा। अरे ऐसा ही है, लंदन वाली कंपनी में भी उन्होंने अपनी 4 सेक्रेटरीज का इस्तेमाल करके डील्स की और अब यहाँ आने वाले हैं, कहीं मुझे भी। जिया बात अधूरी छोड़ गई। यही डर उसे कुछ दिनों से खाया जा रहा था। मजबूरी ये थी कि किराए के घर का पिछला और अगले 6 महीने का किराया उसने कंपनी से लोन लेकर दे रखा था। जब तक लोन खत्म नहीं होता नौकरी छोड़ना नामुमकिन था। चुप रहो बॉस, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, विजय ने उसके आखिरी शब्द का मतलब समझते हुए धीमे लेकिन सख्त आवाज़ में कहा, जिससे जिया सहम कर सीट से लग गई। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा क्या जाएगा? जिया रुआसी हो गई। न जाने क्यों उसके सामने दिल खोलकर बोल रही थी। वो पहला मर्द था जिसकी नजरें उसे साफ लगी थीं। उसके साथ बैठकर उसे सुरक्षित महसूस हुआ था, वरना माँ बाप के जाने के बाद हालात ने उसका मर्दों पर से भरोसा उठा दिया था। इसलिए उसके बैग में हमेशा चाकू और पेपर स्प्रे रहता था। मैंने कहा ना, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हो सकता है जो सुना है वो सिर्फ अफवाहें हों और हकीकत उल्टी हो। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, विजय ने समझाते हुए कहा। नहीं, ये सुनी सुनाई नहीं है, यहाँ के वर्कर्स ने बताया है जो सालों से कंपनी में हैं। आरब ने भी कहा है कि बॉस 1-2 दिन में आएंगे, पता नहीं मेरा क्या होगा। जिया कांपते हाथों से नाखून चबाते हुए बोली और विजय की नज़रें अचानक ही उसके गुलाबी होठों और कांपती उंगलियों पर टिक गई थीं। उसके गले में गिल्टी सी उभर आई। वो तेजी से सिर झटकता हुआ विंडो स्क्रीन से बाहर देखने लगा। वो इन सब की जड़ तक पहुंचने का फैसला कर चुका था। आखिर उसके ऑफिस में कौन ऐसा था जो उसे बदनाम करके चैन की नींद सो रहा था? उसने कार स्टार्ट की। सुनो, जिया ने उम्मीद भरे लहजे में उसे पुकारा। ब्रेक डालते हुए उसने जिया की तरफ देखा। ये बातें किसी से मत कहना, वरना मेरी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है, जिया ने उसकी तरफ देखते हुए इल्तिजा की थी।
उसे लग रहा था कि सब कुछ बताकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम परेशान मत हो, मैं वादा करता हूँ कभी भी तुम्हारा नाम नहीं आएगा, विजय ने संजीदगी से कहा। जिया ने गहरी सांस लेकर सीट से पीठ टिका ली। जिया को उसके घर उतार कर वो सिंह मेंशन पहुंच चुका था, जहां उसकी माँ देविका जी उसका इंतजार कर रही थीं। वो सुबह ही इंडिया पहुंचा था। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो देविका जी से मिलकर ऑफिस चला गया था, जहां जो खुलासे हुए थे वो उसके लिए बहुत भारी थे। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो देविका जी को इंतजार करते देख उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो प्यार से उनकी पेशानी चूम कर पास बैठ गया। देविका जी उससे बातें करती रहीं। दोनों ने साथ खाना खाया और फिर लाउंज में आ बैठे। विजय मेरी जान, ये देखो, देविका जी ने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। इसमें 2 लड़कियों की तस्वीरें और डिटेल्स हैं, जो पसंद आए बता देना, हम बात आगे बढ़ाएंगे। विजय की सांस ही अटक गई। वो ये तो भूल ही गया था, लंदन से हर कॉल में देविका जी उसकी शादी की बात छेड़ देती थी और उसने यही कहकर बात टाल दी थी कि इंडिया आकर लड़की देखेगा, और अब देविका जी से उसकी कही बात पर पूरी तरह अमल कर रही थी। मॉम, विजय ने बेबसी से पुकारा, अगर कोई और पसंद है बेटा तो वो भी बता दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, देविका जी ने संजीदगी से कहा। उनकी बात सुनते ही विजय सिंह के ख्यालों में जिया का चेहरा उभर आया था, जिसे उसने झटके से झटक दिया। क्या हुआ बेटा, देविका जी ने पूछा। कुछ नहीं मॉम, जिस दिन मुझे लड़की पसंद आ गई, वादा करता हूँ शादी करके आपके सामने ला खड़ा करूँगा। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, मेरी प्यारी माँ, अब आप बस आराम करें, विजय ने उन्हें अपने करीब करते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। देविका जी भी राजी होकर सिर हिला गई थी कि चलो शुक्र है वो मान तो गया, वरना पहले तो उसकी एक ही रट थी कि मुझे शादी ही नहीं करनी। विजय उन्हें आराम करने की सलाह देता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फ्रेश होकर उसने यूनिवर्सिटी के दोस्त आरब को कॉल मिलाई थी। कैसा है तू, इंडिया कब आया? स्पीकर से आती आवाज़ पर विजय मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ, तू बता, उसने जवाब दिया। मैं भी ठीक हूँ, आरव हंसते हुए बोला। मुझे तुझसे एक फेवर चाहिए था, विजय ने सीरियस होकर कहा। तो आरव थोड़ा चौंका। कैसा फेवर? मेरी यहाँ वाली कंपनी है ना, जिसमें मैंने तुझसे स्टाफ देखने को कहा था, परसों वहाँ मेरी जगह तू बॉस बनकर आएगा और मुझे अपने मैनेजर की तरह ट्रीट करेगा, विजय ने पूरी बात समझाई। पर क्यों, क्या हुआ? आरव ने हैरानी से पूछा। कुछ नहीं हुआ, बस मैं अपने एम्प्लॉयज़ के बीच रहकर सबको परखना चाहता हूँ, विजय ने हल्की हंसी के साथ बोला। ठीक है, मैं आ जाऊँगा, आरव ने हामी भर दी। कॉल खत्म होने के बाद विजय सुकून से बेड पर लेटकर आंखें बंद करने लगा। तभी जिया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। स्टूपिड गर्ल, मेरे लिए औरतों की इज्जत बहुत मायने रखती है। मैं भला अपने काम के लिए तुम्हें क्यों इस्तेमाल करूँगा, वो मन ही मन जिया से कह रहा था। अगले दिन ऑफिस में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज ऑफिस के बॉस आरव आने वाले थे। सब लोग इधर उधर भागते काम में लगे हुए थे, लेकिन जिया अभी तक नहीं आई थी। जब आरव ऑफिस में दाखिल हुआ तो किसी से मिले बिना बस एटीट्यूड में सबको नमस्ते करता हुआ सीधा अपने केबिन में चला गया। विजय ने मन ही मन उसकी एक्टिंग की दाद दी, जो बिल्कुल उसकी तरह रौब जमा कर बैठा था। थोड़ी ही देर बाद जिया ऑफिस में दाखिल हुई। तब तक सब लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। विजय को फाइल पकड़े अपने टेबल के पास खड़ा देख जिया तेजी से उसकी तरफ आई। सुनो, लैपटॉप बैग टेबल पर रखते हुए उसने पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर विजय ने चौंकते हुए सिर उठाया और जिया को देखकर हैरानी दिखाने की एक्टिंग की। क्या बॉस आ चुके हैं? जिया ने उसके एक्सप्रेशन इग्नोर करते हुए सीधा सवाल किया। विजय ने सिर हिला दिया। तो क्या सच में मुझे उनके सामने नहीं जाना चाहिए? मैं लेट भी इसी वजह से आई हूँ, जिया ने उसके करीब आकर धीमी आवाज़ में पूछा। विजय ने फिर से हाँ में सिर हिला दिया। वो सच में नहीं चाहता था कि जिया उसके अलावा किसी और के पास जाए। अच्छा, जिया ने गला साफ करते हुए कहा और दोनों अपने अपने काम में लग गए।
ऑफिस खत्म होने में बस आधा घंटा बचा था और जिया पूरे दिन डरती रही कि कहीं बॉस बाहर ना आ जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आया। आखिर में जिया खुद ही विजय के पास आकर खड़ी हो गई। उसे फाइल डिस्कस करनी थी। अभी वो डिस्कस कर ही रही थी कि तभी आरव ने सबको अपनी तरफ ध्यान दिलाया। लिसन एवरीवन, बॉस के आने की खुशी में कल रात उनके फार्म हाउस पर एक पार्टी रखी गई है जिसमें आप सबका आना ज़रूरी है। आरव ने एक नज़र विजय पर डालते हुए सीरियस लहजे में कहा। वहाँ खड़े कुछ लोग खुश थे तो कुछ हैरान, जबकि आरव की बात सुनते ही जिया का दिल धक से रह गया। वो भी तो बॉस की एक तरह से सेक्रेटरी ही थी, क्योंकि आरव से ज़्यादातर काम वही संभालती थी और रात में बॉस के सामने जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। अब आप सब जा सकते हैं, कल रात फार्म हाउस पर मिलते हैं, टाइम से पहुंच जाना। आरव एक बार फिर सबको कहता हुआ वहां से चला गया। विजय पार्टी के बारे में आरव से बात करना चाहता था। उसे ये सब फालतू की चकाचौंध बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अब शक से बचने के लिए सबके साथ जाना ही ठीक था। जिया भी अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। दोनों पार्किंग में पहुंचे तो अपनी अपनी उलझनों में इतने खोए रहे कि पता ही नहीं चला और पूरा पार्किंग खाली हो गया। विजय कुछ सोचकर वापस जाने ही वाला था कि उसे जिया परेशान सी खड़ी दिखी। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? विजय ने पास आकर पूछा। मुझे पार्टी में नहीं जाना, जिया ने ना में सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? विजय को समझ नहीं आया। मैं बॉस की सेक्रेटरी हूँ, कहीं उन्होंने, वो डरते हुए बोल ही रही थी कि विजय ने उसकी बात काट दी। जिया, बॉस तो हमारे साथ कुछ नहीं करेंगे, परेशान मत हो, उसने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे डर लग रहा है। जिया ने घबराकर फिर से अपने नाखून चबाने शुरू कर दिए। विजय एक कदम रुक गया। जिया, ये मत करो, उसने उसका हाथ पकड़कर नाखून चबाने से रोक दिया। तभी जिया की आंखों में चमक आ गई। आइडिया! वो चुटकी बजाते हुए उसके सामने आ खड़ी हुई। विजय ने हैरानी से उसे देखा। क्या तुम मेरे पति बनोगे? जिया ने सीधे पूछ लिया। क्या? उसके सवाल पर विजय को जोर का झटका लगा। अरे, मेरा मतलब है झूठ मूठ के पति, जिया ने जल्दी से साफ किया। ये क्या कह रही हो तुम? विजय इस बार सख्त लहजे में बोला। देखो, अगर बॉस मुझसे कुछ कहेंगे तो मैं मना कर दूंगी और बता दूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन अगर कभी उन्हें मेरे पति से मिलने की बात आई तो मैं तुम्हें अपने पति के तौर पर मिलवाऊंगी, जिया ने जल्दी जल्दी समझाया। विजय ने एक नज़र उसके मासूम से चेहरे पर डाली। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया। उसने मैसेज देखा और फिर जिया की तरफ देखा, जो उसके जवाब का इंतज़ार कर रही थी। चलो मेरे साथ, उसने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा और उसे गाड़ी की तरफ ले गया। जिया खींचती हुई उसके साथ चल रही थी। कहाँ जा रहे हैं हम? गाड़ी सड़क पर डालते ही जिया ने पूछा। शादी करने, विजय ने शांत लहजे में जवाब दिया। क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने सच में शादी की बात नहीं की थी, जिया चिल्ला उठी। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए बदले में मुझे भी कुछ चाहिए होगा ना, विजय ने उसे देखते हुए कहा। मतलब? जिया ने हैरानी से पूछा। मतलब मेरी माँ चाहती है कि मैं शादी करके उनकी बहू घर ले आऊँ। उन्होंने मुझे 3 दिन का वक्त दिया था और आज आखिरी दिन है। देविका जी की बात याद करते हुए विजय ने भारी आवाज में कहा। उसे किसी भी हाल में अपनी पसंद की गई लड़की को उनके सामने लेकर जाना था, वरना वो अपनी पसंद की किसी लड़की से उसकी शादी करवा देंगी, जो वो नहीं चाहता। इन शर्तों में जिया उसकी मदद करेगी और वो उसकी बीवी बनकर उसके घर में रहेगी। उसकी माँ के साथ अच्छा बिहेव करेगी, बदले में वो उसकी इज्जत की हिफाजत करेगा, विजय ने जिया से कहते हुए पूरी बात समझाई। जिया सोच में पड़ गई। अगर वो उसकी मदद लेती फिर मदद ना करती तो अच्छा नहीं लगता। और क्या होता अगर वो किसी और अनजान को एक्टिंग करने के लिए कहती और वो उसके साथ कुछ गलत करता। लेकिन विजय तो उसे शादी करने ले जा रहा था, वो हर सूरत में उसकी इज्जत की हिफाजत करता। काफ़ी देर सोचने के बाद जिया हाँ में सिर हिला गई। उसे ये ऑप्शन ठीक लगा और वैसे विजय जैसा हैंडसम बंदा उसे फ्री में मिल रहा था। उसे और क्या चाहिए था? उसने कंधे उचकाते हुए सोचा और फिर एक नज़र विजय पर डाली, जिसकी पर्सनैलिटी पर कोई भी फिदा हो सकता था। जाने उसमें ऐसा क्या था जो पहले उन आदमियों से नफरत करती थी, आज उसकी सोच पूरी तरह बदल गई थी।
विजय की नज़रों में उसने अपने लिए कोई गलत हरकत ही नहीं देखी थी। कुछ ही देरों में दोनों शादी कर चुके थे। शादी होते ही दोनों वापस गाड़ी में आ बैठे। अब उनका रुख सिंह मेंशन की तरफ था। उस दिन जब विजय ने देविका जी से कहा था कि वो अपनी पसंद की लड़की लाएगा, तब उन्होंने उसे 3 दिन का वक्त दिया था। उन्हें बाद में एहसास हुआ कि वो अपनी पसंद की लड़की लाने में कितने साल बर्बाद करेगा। इसलिए उन्होंने उसे 3 दिन का वक्त दिया और कहा कि अगर 3 दिन में खुद शादी करके उनकी बहू ना लाए तो वो अपनी मर्जी से उसकी शादी करवा देंगी। थोड़ी देर पहले उनका ही मैसेज था, उसे याद दिलाने के लिए कि आज आखिरी दिन है। ऊपर से जिया ने जो आइडिया दिया था उसी से विजय ने अपना प्लान बनाया। उसे भी बचना था और जिया जो फालतू डर रही थी वो भी ख़त्म हो गया था। अब उसका इरादा था कि वो अपने खिलाफ फैली गई इन झूठी अफवाहों की खुद छानबीन करे। इस काम के लिए उसने पहले आरब को कहा था, लेकिन कल उसने ऑफिस स्टाफ की 3-4 और लड़कियों को इस बारे में बात करते हुए सुना। अब वो खुद छानबीन करने वाला था। दोनों सिंह मैंशन पहुंचे। अपने सामने बड़े से गेट को देखकर जिया का मुंह खुला रह गया था। वो हैरान थी कि गेट बिना किसी मदद के खुद ब खुद खुल गया। वो ऑटोमेटिक गेट था जो गार्ड के सिर्फ एक बटन दबाने से खुल चुका था। अंदर दाखिल होते ही जिया बड़ी बड़ी आंखें चारों तरफ फैला रही थी। उसने इतना बड़ा घर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। ये तुम्हारा घर है? कार के पोर्चे में रुकते ही उसने पलटकर विजय की तरफ देखा। वो जो कब से उसके बारे में बातें ही महसूस कर रहा था, अचानक खुद की तरफ मुड़ते देख वो हड़बड़ा गया। हाँ, मेरा घर है, विजय ने बौखलाते हुए जवाब दिया। अगर तुम इतने बड़े घर में रहते हो तो तुम्हें इस कंपनी में जॉब क्यों करनी पड़ी? उसके दिमाग ने तेजी से काम किया, जिस पर विजय इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सका। ये सब कुछ मेरे पिता और दादा का बनाया हुआ है। मैं खुद अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था, बस इसलिए जॉब शुरू की, विजय ने शान से कंधे उचकाकर कहा। जिया ने मुस्कुराकर उसे देखा। वो खुद के बलबूते पर कुछ करना चाहता था। ये सुनकर जिया को अच्छा लगा। अब अंदर चलो, माँ इंतज़ार कर रही होगी, विजय ने सीट बेल्ट खोलते हुए कहा। जिया का दिल धड़का। क्या वाकई वो अपनी माँ से मिलवाने वाला था? हाँ ठीक है, उसे सहारे की ज़रूरत थी जिसके लिए उसने शादी की थी, लेकिन अब इन नए रिश्तों में आने के बाद क्या अपनी बात पर वो कायम रह पाएगी? विजय उसका हाथ पकड़े अंदर की तरफ बढ़ा। लाउंज में देविका जी उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। विजय ने उन्हें मैसेज करके पहले ही बता दिया था कि वो उनकी बहू लेकर घर आ रहा है, जिस पर वो बेहद खुश भी हुई थी और वेलकम की सारी तैयारियां करवा चुकी थी। चांद का टुकड़ा ढूंढ कर लाए हो देविका जी? विजय और जिया की पेशानी चूमते हुए खुश दिली से बोली थी। जिया अपनी तारीफ पर झेप सी गई। विजय गर्दन अकड़ाते हुए इतरा रहा था। आओ डिनर करते हैं, इसके बाद दोनों रेस्ट करेंगे। देविका जी उन्हें साथ डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई थी। जिया को उनसे मिलकर खुशी हुई। उसे लगा था कि वो बहुत रूड किस्म की होंगी, लेकिन वो बहुत अच्छी थी। खाना खाने के बाद दोनों विजय के कमरे में ही आ चुके थे। कमरा देखते ही जिया हैरान रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे 5 स्टार होटल के स्वीट में दाखिल हो चुकी हो। वो कमरा देखती देखती उल्टे कदम ले रही थी। जब विजय से जा टकराई तो गर्दन झुकाकर बोली, क्या? विजय ने भी उसी अंदाज में कहा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूसरे कमरे में जाओ। जिया ने घूर कर उसे देखते हुए कहा। ये मेरा कमरा है, विजय उसके गाल थपथपाता हुआ बोला। तो क्या मतलब हम दोनों इस कमरे में रहेंगे? जिया ने हैरानी से पूछा। मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ एक ही कमरे में रहते हैं, विजय ने साइड टेबल पर मोबाइल रखते हुए कहा। तो वो तो नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हम दोनों, जिया कह रही थी जब बीच में ही खामोश हो गई। हम दोनों क्या? विजय उसके करीब हुआ था। उसकी सांसें जिया के चेहरे पर पड़ने लगीं। हम दोनों में तो डील हुई है ना, तुम जाओ किसी और कमरे में, वो लरजते हुए लहजे में बोली। हम दोनों की शादी हुई है, दोनों ने दिल से एक दूसरे को कबूल किया है, तो फिर एक कमरे में क्यों नहीं रह सकते? विजय दोनों हाथ दीवार पर रखते खुमारी भरे लहजे में बोला। नहीं, जिया ने चेहरे का रुख मोड़ा था। विजय ने उसके गाल पर अपनी उंगलियां फेरी। देखो ये क्या कर रहे हो? हमें इस सब की डील नहीं हुई थी। तुम कमरे में रह सकते हो लेकिन मेरे करीब नहीं आ सकते। उसको करीब होते देख जिया कांपते हुए बोली।
जब विजय ने उसकी पह जब विजय ने उसकी पतली होती हालत पर अपनी हंसी मुश्किल दबाई थी। बेफिक्र रहो, जब तक तुम्हें इजाज़त नहीं दोगी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा। वो गंभीर लहजे में बोलता उसके गाल पर लव रखता हुआ वहां से गायब हुआ। जिया अपने धड़कते दिल को संभालती बेड पर लेटती खुद पर तेजी से ब्लैंकेट ओढ़ती हुई जैसे उससे छुप गई हो। विजय सिंह जब बाहर आया तो उसे ब्लैंकेट में छुपा देखकर मुस्कुराता हुआ अपनी साइड पर लेट गया। सुबह उसके उठने से पहले ही वो उठ चुकी थी। फ्रेश होकर नीचे आई। देविका जी जाग रही थीं। दोनों ने बैठकर बातें की। तब तक विजय भी आ चुका था। दोनों ने नाश्ता किया। विजय उससे जरूरी काम कहकर निकल गया। रात में पार्टी होने की वजह से आज ऑफिस में ऑफ था, इसलिए जिया देविका जी के पास ही बैठी उनसे बातें करने लगी। खास ने आरब को ऑफिस बुलाया था। उसका इरादा आज तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने का था। ये मौका उसे दोबारा मिलता या नहीं, वो मीटिंग से 3-4 घंटे बाद फारिग हुआ जब उसे एक और मीटिंग के लिए जाना पड़ा। वापस जाते जाते उसे बहुत देर लगी, इसलिए उसने जिया को तैयार रहने को कहा। वो इसे पिक करके फिर फार्म हाउस जाने वाला था। शाम के साय गहरे हो रहे थे और सिंह मेंशन में रोशनियों का हुजूम बढ़ता जा रहा था। जिया अब तक इस शान शौकत जिंदगी की आदी नहीं हुई थी। कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। देविका जी ने उसके लिए ख़ास तौर पर गहने जामुनी रंग का मखमली जोड़ा मंगवाया था, जिस पर हल्का सा काम था। उसके बाल पीछे कमर पर थे। दरवाज़ा खुला और विजय अंदर दाखिल हुआ। वो शीशे में किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। जिया को देखकर उसके कदम हैरान हो गए थे। वो चंद लम्हों के लिए उसे देखता रहा, फिर खुद को संभालते हुए करीब आया। जिया की नज़रें भी उस पर से हट नहीं रही थीं। अगर तुम इस तरह मुझे देखती रहोगी तो शायद हम कभी फार्म हाउस नहीं पहुंच पाएंगे, विजय ने शरारत से कहा तो जिया का चेहरा तमतमा उठा। मैं बस ये सोच रही थी कि क्या वहाँ जाना जरूरी है। मुझे अभी भी सामने जाने से डर लग रहा है, जिया ने बेचैनी से अपने नाखून चबाते हुए कहा। जब विजय उसके करीब आया और ध्यान से उसकी उंगलियां उसके मुंह से निकालते हुए दोनों हाथ थाम लिए। तुम मेरी बीवी हो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ किसी की भी हिम्मत नहीं कि तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे करीब रहना, विजय ने गंभीरता से कहा। फिलहाल दोनों ने ये तय किया कि अभी ऑफिस में किसी को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताएंगे। जिया ने उसकी बात सुनकर गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। उसके दिल में विजय के लिए एक अजीब सा भरोसा पैदा हो गया था। वो हालात पर खुद को छोड़ चुकी थी। फार्म हाउस किसी जन्नत का टुकड़ा लग रहा था। बड़ी बड़ी फील्ड लाइट्स ने रात को दिन में बदल दिया था। महंगी गाड़ियां कतार में खड़ी थीं और हल्की हल्की हवाएं फिजा में बह रही थीं। जैसे ही विजय की गाड़ी पोर्चे में रुकी, सिक्योरिटी गार्ड ने लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। जिया अपनी टेंशन में इस प्रोटोकॉल को महसूस नहीं कर पाई। विजय गाड़ी से उतरा और दूसरी तरफ जाकर जिया का हाथ थामकर उसे बाहर निकाला। जिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सबकी नज़रें उन पर ठहर गईं। ऑफिस का स्टाफ विजय और जिया को साथ देखकर हैरान था, लेकिन किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। देखो जिया, वो रहा आरब, विजय ने इर्द गिर्द सब पर नज़र दौड़ाते हुए इशारा किया। जिया ने उसकी तरफ देखा और दोनों सबसे मिलते हुए आरब की तरफ बढ़ गए। आरब ने उनके करीब आने पर विजय को सलाम किया और गले मिला, जबकि जिया की तरफ भी हाथ बढ़ाया। जिया ने मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया। इस पर विजय का दिल खुश हो गया। आरब थोड़ी घबराहट के साथ अपना हाथ पीछे खींच गया था। थैंक यू, मेरा मतलब है विजय, आप समय पर आए, और जिया आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आरब मधुर मुस्कुराहट के साथ बोला। विजय के इशारे पर वो तेजी से संभला और सिर्फ सिर हिला गया। जिया को आरब से आज कुछ खास वॉइस नहीं मिल रही थी। कहाँ है, विजय ने पूछा। वो अंदरूनी हॉल में है, कुछ खास मेहमानों के साथ थोड़ी देर में आएंगे, आरब ने जवाब दिया। अंदर विजय से मिलने के लिए बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मौजूद थे। आरब ने विजय को वहां आने का इशारा किया और वापस चला गया।
जिया को उसकी कुलीग और बेस्ट फ्रेंड मिल गई थी, जिनके साथ वो बातों में मशरूफ़ हो गई थी। विजय ने ज़रूरी कॉल के लिए फ़ोन कान से लगाया और वहाँ से निकलकर अंदर चला गया, जहाँ सभी ऑनर्स से उसकी मुलाकात होनी थी। कुछ ही देर में वहाँ खामोशी छा गई, क्योंकि पूरा हॉल उसकी मौजूदगी से भर गया था। उसने सूट पहना हुआ था और चेहरे पर गंभीरता बनाए रखी थी, जो विजय ने उसे सिखाई थी। जिया ने जैसे ही उसे देखा, विजय का हाथ मजबूती से थाम लिया। संजय की नज़र जैसे ही विजय पर पड़ी, वो एक लम्हे के लिए ठहर गई। विजय ने उसे आंखों से इशारा करके आगे बढ़ने को कहा, तो संजय सिर हिलाता हुआ वहां दाखिल हुआ और सबसे मिलने लगा। सब उसे अपना तारुफ करवा रहे थे। जब बारी बारी सबके मिलने के बाद विजय जिया को लेकर उसके सामने आया और दोनों ने उसे बॉस की हैसियत से सलाम करते हुए अपने अपने नाम और पोस्ट बताई। तो ये है हमारी कंपनी की सबसे मुतमईन एम्प्लॉय, संजय ने जिया को देखते हुए कहा। उसका लहजा ऊपर से बनावटी था, मगर उसकी नज़रें कुछ ज़्यादा ही देर तक जिया के चेहरे पर टिकी रहीं। जिया ने चौंक कर उसे देखा। आरब ने काफ़ी कुछ बताया है आपके बारे में, संजय हंसकर बोला। जिया ने असहजता से सिर हिला दिया। उसका वश नहीं चल रहा था, वो यहाँ से गायब हो जाती। जिया विजय के पीछे छिपती जा रही थी। जी सर, ये जिया है, विजय ने जिया को अपने पीछे छुपता देखकर कहा। संजय ने हंसी लगाते हुए कहा, जी विजय, मुझे लगता है इन्हें आपके पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। ये खुद भी मुझे अपना इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं। मैं थोड़ी देर इन्हें संभाल लूँगा। संजय की बात पर वहाँ मौजूद कुछ लोग हंसी दबाने लगे, मगर जिया को ये मजाक थोड़ा असहज लगा। उसे संजय का अंदाज और जिस तरह वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सर, मुझे लगता है बाकी मेहमान आपका इंतज़ार कर रहे हैं। विजय ने संजय को देखते हुए उसे टालने का इशारा किया। संजय ने सिर हिलाया। तभी कुछ लोग उससे मिलने के लिए आ गए। संजय उस पर ध्यान दे गया। पूरी पार्टी के दौरान संजय बार बार जिया के आसपास चक्कर लगाता रहा। कभी उसे ड्रिंक ऑफर करता, तो कभी उसके काम की तारीफ के बहाने उसके करीब आने की कोशिश करता। जिया को वो तमाम बातें याद आने लगीं जो उसने बॉस के बारे में सुनी थीं। उसे लगा कि जो कुछ उसने सुना था वो सच था। ये शख्स वाकई वैसा ही फ्लैटी और बदतमीज है जैसा कि मशहूर था। जब पार्टी ख़त्म हुई और दोनों वापसी के लिए गाड़ी में बैठे, तो जिया का चेहरा गुस्से से सुर्ख था। पार्टी कैसी रही जिया? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? विजय ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए खामोशी तोड़ने की कोशिश की। कोई एक परेशानी हो तो बताऊं? तुमने देखा नहीं वो बॉस मुझे किस तरह देख रहा था? मेरा दिल कर रहा था कि उसकी आंखें ही फोड़ डालूं। जिया ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा। विजय सारा वक्त उसके साथ नहीं रहा था, वो सबको वक्त देता था। वही जिया का वक्त अपनी दोस्तों के साथ गुजरा। कौन संजय? मेरा मतलब है बॉस, विजय ने हैरान होते हुए पूछा। हाँ, वही शख्स, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके बारे में अफवाहें सच्ची हैं। जिस तरह वो मुझे बार बार छूने की कोशिश कर रहा था और उसकी नज़रें मेरे वजूद पर थीं, मुझे वहाँ घुटन हो रही थी। तुम तो कह रहे थे कि तुम मेरी हिफाजत करोगे, मगर तुम तो अपने ही दोस्तों के साथ बिजी रहे। जिया ने अफसोस से उसे देखकर कहा। उसकी आंखें नम थीं। विजय का दिल तड़प उठा, मगर वो सच नहीं बता सका। जिया, तुम गलत समझ रही हो, वो सिर्फ मजाक कर रहा था। वो बॉस है और काफ़ी समय बाद इंडिया आया है। शायद उसका अंदाज बेबाक था, मगर वो बुरा इंसान नहीं था। विजय ने सफाई दी। वो चाहकर भी संजय के बारे में कुछ गलत सोच नहीं पाया था, पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा तो गड़बड़ था जो उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तुम उसकी सफाई मत दो विजय, तुम मर्द हो इसलिए तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है, मगर एक औरत को पता चलता है कि किसकी नज़रों में एहतराम है और किसकी नज़रों में गलत नीयत। तुम्हारी नज़रों में शुरू दिन से मुझे कभी कोई गलत नीयत नज़र नहीं आई, मगर आज तुम्हारी बात सुनकर पहली बार लगा कि मैंने तुम पर भरोसा करके गलती की। तुम भी उसी के मैनेजर हो, जिया ने नाराज़गी से कहते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया। विजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो।
वो अभी कुछ नहीं कह सकता था, लेकिन अगर जिया ये कह रही थी तो ज़रूर कुछ न कुछ बात तो थी। जिया मेरी बात सुनो, विजय ने नरमी से कहा। मुझे कोई बात नहीं करनी, बस मुझे घर ले चलो, जिया ने सख्ती से कहा। वाकई का रास्ता मुश्किल से खामोशी से कट गया। विजय बार बार आईने में जिया का उदास चेहरा देखता रहा और खुद को कोसता रहा। उसने ये सब इसलिए किया था कि वो अपनी कंपनी की सच्चाई सामने ला सके, मगर उसे क्या मालूम था इस खेल में वो अपनी मोहब्बत को ही दांव पर लगा बैठेगा। मेंशन पहुंचकर जिया गाड़ी से उतरी और विजय का इंतजार किए बगैर अंदर भाग गई। विजय वहीं गाड़ी में बैठा रहा। उसने संजय को मैसेज करके कल ही सारी मीटिंग प्लान करने के लिए कहा था। दिन यूं ही तेज रफ्तारी से गुजरने लगे। वो दोनों ऑफिस का काम करने में मशरूफ थे। विजय ज़्यादातर मीटिंग्स बाहर देखता तो जिया का काम ज़्यादातर संजय के साथ ही होता। विजय को उस पर आंखें बंद करके भरोसा था, जबकि जिया को संजय की नज़रें खटकती थीं। वो 2-3 बार विजय को आगाह भी कर चुकी थी, लेकिन विजय ने गंभीरता से नहीं लिया था। आज भी विजय आरव के साथ मीटिंग के लिए ऑफिस से जा चुका था। ब्रेक टाइम होने में 5 मिनट थे जब संजय ने जिया को अपने ऑफिस में बुलाया। वो घड़ी पर निगाहें दौड़ाती उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गई। ऑफिस के कॉरिडोर में खामोशी का राज था। सिर्फ जिया के सैंडल की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसका दिल किसी अनजाने खौफ से डर रहा था। वो विजय को 2 घंटे पहले ही आरव के साथ किसी क्लाइंट से मिलने शहर से बाहर जाता देख चुकी थी और पीछे जिया को इस बॉस के रहमो करम पर छोड़ गया था, जिसकी नज़रों की तपिश जिया के वजूद पर झुलसा रही थी। संजय के ऑफिस के बाहर पहुंचकर उसने लंबी सांस खींची और दरवाज़ा नॉक किया। अंदर से एक खनकती हुई आवाज़ आई तो देखा संजय अपनी बड़ी सी चेयर पर बैठा एक फाइल देख रहा था। उसने सिर उठाकर जिया को देखा और उसके होठों पर वो तंजिया मुस्कुराहट उभर आई जो जिया को जहर लग रही थी। आई एम मिस जिया, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, संजय ने फाइल मेज़ पर पटकते हुए कहा और उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। सर, आपने फाइल्स मंगवाई थी, ये लीजिए। अब ब्रेक का टाइम हो रहा है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं जाऊं। जिया ने फाइल आगे बढ़ाते हुए घबराकर मगर सख्त लहजे में कहा था। संजय ने फाइल थामने की बजाय जिया के हाथ पर हाथ रखने की कोशिश की, जिसे जिया ने बिजली की तेज़ी से पीछे खींच लिया। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो काम शुरू हुआ है। संजय के लहजे में वो मासूम शराफत नहीं थी जो विजय के सामने दिखाता था। मिस जिया, विजय यहाँ नहीं है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। आज तुम्हें यहीं रुकना होगा, एक बहुत अहम डील डिस्कस करनी है। संजय तंजिया लहजे में बोला। सर, वो डील्स विजय सर के साथ डिस्कस हो सकती है, मैं सिर्फ उनकी जूनियर एम्प्लॉय हूँ, जिया ने पीछे हटते हुए कहा। संजय ने कहकहा लगाया और आहिस्ता आहिस्ता उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। जूनियर एम्प्लॉय नहीं जिया, तुम इससे कहीं बढ़कर हो पूरे ऑफिस में। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं। लड़कियां खुद मेरे करीब आने के बहाने ढूंढती हैं और तुम हो मुझसे दूर भाग रही हो। वो उसके सामने रुकता हुआ खुमारी भरे लहजे में बोला। जिया का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा था। मिस्टर संजय, अपनी ज़ुबान काबू में रखो, मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आपकी घटिया बातें सुनने नहीं, वो सपाट लहजे में बोली। संजय की आंखों में बहसत उतर आई। उसने एक झटके में जिया का बाजू दबोचा और उसे दीवार से जा लगाया। बहुत जुबान चलाने लगी हो तुम। विजय ने तुम्हें बहुत सिर चिढ़ा रखा है, उसे बाद में देखूंगा, पहले तुम्हारा ये गुरूर तोड़ तो लूँ। वो गुर्राया था। छोड़ो मुझे बदतमीज इंसान, मेरे पति विजय को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिया चिल्लाई और पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, मगर संजय की पकड़ मजबूत थी। हाँ विजय, तुम्हारा पति, उसकी इतनी औकात नहीं कि वो मुझसे टक्कर ले सके, वो तो खुद मेरे इशारों पर नाचता है, संजय ने उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहा। उसी लम्हे जिया को अपने बैग में रखे पेपर स्प्रे का ख्याल आया, मगर बैग मेज़ पर ही रह गया था। संजय ने उसका दूसरा हाथ भी जकड़ लिया और उसकी गर्दन की तरफ झुकने लगा। जिया की आंखों से आंसू बह निकले। उसे विजय पर शदीद गुस्सा आया था।
जिसने उसके बार बार कहने के बावजूद उस शख्स पर भरोसा किया। छोड़ो मुझे, ये गुनाह मत करो, मैं किसी की पत्नी हूँ, जालिम इंसान। वो सिर दाएं बाएं हिलाती चिल्लाई थी। इस शहर की सड़क पर विजय की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके बराबर में बैठा आरब पसीने में तर था। सर, मैंने आपको सब सच बता दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए, आरब गिड़गिड़ाया। दरअसल आधा घंटे पहले विजय ने आरब की बातों में कोई शक महसूस हो गया था। जब उसने सख्ती से पूछताछ की और नौकरी से निकालने की धमकी दी तो आरब डर गया और उसने वो खौफनाक सच उगल दिया जिसने विजय के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। सर, संजय साहब ने मुझे पैसों का लालच दिया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके बारे में ऑफिस में गलत अफवाहें फैलाऊं। वो चाहते थे कि स्टाफ की नज़रों में आपकी इमेज इतनी ख़राब हो जाए कि कोई भी लड़की आप पर भरोसा ना करे और वो फिर खुद उन्हें हमदर्द बनाकर सहारा दे। वो कांपते हुए बोला, आज जिया को अकेला पाकर वो बहुत गलत करने वाला है, आरब ने डरते हुए कहा। ये सुनते ही विजय का हाथ स्टीयरिंग पर कस गया। उसकी आंखें अंगारों की तरह सुर्ख हो उठीं। उसने संजय को अपना सबसे करीबी दोस्त समझकर पार्टनरशिप में शामिल किया था, मगर वो तो आस्तीन का सांप निकला। विजय ने संजय को इसलिए बॉस बनाया था ताकि वो छिपकर साजिशों को पकड़ सके, लेकिन उसे क्या मालूम था कि साजिश करने वाला वही है जिस पर उसने अंधा भरोसा किया था। अगर जिया को एक खरोश भी आई तो संजय तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, विजय ने दांत पीसते हुए कहा और गाड़ी का रुख वापस ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। वहीं संजय जिया की मिन्नतें सुनता कह कहा लगाने लगा था। जिया दुपट्टा खींचने की कोशिश कर रही थी, वो चीख रही थी, मगर संजय के केबिन की दीवारें साउंड प्रूफ थीं। कोई नहीं आएगा जिया, आज तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, संजय ने वहशियाना अंदाज में कहा और उसे सोफे पर धकेल दिया। जिया ने गिरते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सामने मेज पर पड़ा एक भारी पेपरवेट उठाकर पूरी ताकत से संजय के सिर पर दे मारा। संजय कराह कर पीछे हटा, उसके माथे से खून बहने लगा। तुम्हारी ये हिम्मत, वो गुर्राया। संजय ने गुस्से से पागल होते हुए जिया को जोरदार थप्पड़ मारा जिससे वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई। संजय दोबारा उसकी तरफ लपका। जिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान के बाद विजय को पुकारा। विजय, कहाँ हो तुम? वो दिल ही दिल में बोली। संजय उस पर झुकी रहा था कि उसी लम्हे एक जोरदार धमाके के साथ ऑफिस का दरवाज़ा खुला। संजय चौंक कर मुड़ा, मगर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और वो उड़ता हुआ मेज से जा टकराया। विजय वहाँ खड़ा था। उसकी सांस फूली हुई थी और आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। उसने एक नज़र फर्श पर पड़ी जिया पर डाली जिसका हाल बिखरा हुआ था और चेहरे पर थप्पड़ का निशान मौजूद था। ये मंजर देखकर विजय के अंदर का दरिंदा जाग गया। वो संजय की तरफ लपका, उसे बालों से पकड़कर उठाया। ऐसी मौत मारूंगा तुम्हें संजय कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की तुमने? विजय उसके बाल खींचते हुए सर्द लहजे में दहाड़ा था। नहीं विजय, ये झूठ है, इसने खुद मुझे बहकाया था, संजय कराते हुए बोला। उसकी बात सुनकर जिया ने ना में सिर हिला दिया। झूठ तुम बोल रहे हो, मैं अपनी पत्नी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो तुम जैसे इंसान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। विजय ने दहाड़ते हुए उसे दोबारा फर्श पर पटका और उस पर लातों और मुक्कों की बारिश कर दी। वो उसे तब तक मारता रहा जब तक संजय बेहोश नहीं हो गया। ऑफिस का बाकी स्टाफ भी शोर सुनकर जमा हो गया था। विजय ने लपक कर जिया को उठाया और उसे अपना कोट पहना दिया। उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, देखो मैं आ गया हूँ। विजय के लहजे में अब सख्ती नहीं बल्कि तड़प थी। जिया ने बंद होती आंखें खोली और विजय को देखकर उसके गले लग गई। वो बुरी तरह सिसक रही थी। सुन लो सब लोग, मैं इस कंपनी का असली मालिक विजय सिंह हूँ और ये जिया विजय सिंह मेरी पत्नी है। आज के बाद अगर किसी ने इसकी तरफ गंदी नज़र से देखा तो उसका अंजाम संजय से भी बुरा होगा। वो गुस्से में जिया को उठाए बाहर निकल गया, जबकि पुलिस संजय और आरब को हथकड़ियाँ लगा रही थी। जिया की सिसकियाँ अब धीरे धीरे थम रही थीं, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे
महफूज साया महसूस हो चुका था। विजय उसे गाड़ी में बिठाकर घर की तरफ चल पड़ा था, जहां उसने दिल में फैसला किया कि अपनी मोहब्बत पर आने वाले हर साए को जड़ से मिटा देगा। गाड़ी सिंह मैंशन के पोर्चे में आकर रुकी तो फिजा में फैली खामोशी जिया के दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। विजय ने गाड़ी बंद की और कुछ लम्हे वहीं बैठा स्टीयरिंग पर सिर टिकाकर अपने अंदर उठते गुस्से और पछतावे के तूफान को थमाने की कोशिश करता रहा। वो रह रहकर अपने हाथों को देख रहा था, जिन पर अब भी संजय के खून के निशान मौजूद थे। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक घटिया इंसान पर भरोसा करके अपनी जिंदगी की सबसे कीमती अमानत को दांव पर लगा दिया था। उसने रुख मोड़कर जिया को देखा, जो दूसरी तरफ मुंह किए खामोश बैठी थी। उसके कंधे अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। विजय ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। उसने खामोशी से झुककर जिया को अपनी बाहों में उठा लिया। जिया ने कोई इनकार नहीं किया था, बल्कि अपना चेहरा उसके चौड़े सीने में छुपा लिया, जैसे वो बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट जाना चाहती हो। देविका जी लाउंज में बैठी थीं। जिया की हालत देखकर वो तड़प उठी, मगर विजय ने नज़रों ही नज़रों में उन्हें मना कर दिया कि अभी कुछ ना पूछें। वो जिया को सीधा अपने कमरे में ले आया और आहिस्ता से बेड पर बिठा दिया। कमरे की मध्यम रोशनी में जिया का जर्द चेहरा और बिखरे बाल विजय के दिल पर खंजर की तरह चल रहे थे। विजय घुटनों के बल उसके सामने फर्श पर बैठ गया, उसके लरजते हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने उस सांप को तुम्हारे करीब आने का मौका दे दिया। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। विजय की आवाज़ शर्मिंदगी से भरी थी। जिया ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी उस खौफनाक मंजर की झलक साफ झलक रही थी। विजय, मुझे वो सब दोबारा याद आ रहा है। मुझे लग रहा है जैसे वो अब भी वही खड़ा है, वही आवाज़ें, वही छूना। मुझे डर लग रहा है। जिया ने रुआसी आवाज़ में कहा। उसका दिल काँप रहा था। विजय ने फौरन उसे बाहों में ले लिया। नहीं जिया, कोई नहीं है। यहाँ देखो, तुम अपने घर में हो, मेरे पास हो। अब तुम्हें छूना तो दूर, तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं सकता। मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। विजय ने उसके सिर पर अपने होंठ रखते हुए उसे तसल्ली दी। उसे बाथरूम तक ले गया, जहाँ उसने खुद जिया के हाथ और चेहरा साफ किया, उसके जख्मों पर दवा लगाई। जिया एक छोटे बच्चे की तरह सख्ते में बैठी सब करवा रही थी। जब वो दोबारा बेड पर आकर लेटी तो विजय जाने के लिए मुड़ा, मगर जिया ने तेजी से उसके बाजू को थाम लिया। विजय, मत जाओ प्लीज़, मुझे अकेले डर लग रहा है, वो मिन्नत भरे अंदाज में बोली। विजय ठिठक कर मुड़ा और उसकी आंखों में फैली बेबसी देखी। उसने नरमी से उसका हाथ थामा, उसके बराबर में बैठ गया। मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं हूँ तुम्हारे पास, विजय ने नरमी से कहते हुए उसके बालों में उंगलियां चलानी शुरू कर दी। जिया ने थोड़ा करीब होते हुए अपना सिर विजय के कंधे पर रख दिया। इतना पास आओगी तो दूर जाने का मौका नहीं दूंगा। उसके करीब आने पर उसकी महक खुद में उतरते हुए विजय ने सरगोशी की तो जिया उसके और करीब होती उसके सीने पर सिर रखती अपना चेहरा उसमें छुपा गई। तो विजय की सांस थम सी गई थी। उसने हैरत और उदासी के मिले जुले अंदाज में जिया को देखा। जिया, तुम मेरी मुश्किल बढ़ा रही हो। अपने बालों में हाथ फेरते और अपने जवान जज्बातों को काबू में रखते हुए बोला। तो किसने कहा है मुश्किलें बढ़ाने को? मेरे करीब रहो बस। उसने छुपी हुई सरगोशी कर दी थी, जबकि विजय उसकी बात का मतलब समझ कर भी नहीं समझा था। वो जानता था जिया इस वक्त शदीद हादसे में है और शायद जज्बाती होकर ये फैसला कर रही है। उसने जिया के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरा। जिया, मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त बहुत परेशान हो। तुम एक बहुत बड़े हादसे से गुजरी हो। मैं नहीं चाहता तुम जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठाओ जिसका तुम्हें बाद में पछतावा हो। तुम मेरी पत्नी हो, मेरा तुम पर पूरा हक है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे डर के तहत हासिल नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ जब तुम पूरे होशो हवास में और खुशी से मुझे कबूल करना चाहो, तब हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। विजय ने उसका माथा चूमते हुए संजीदगी से कहा, लेकिन जिया ने ना में सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब एक जिद थी। विजय, मैं होश में हूँ, प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो। अगर आज तुमने मुझे खुद से दूर किया
तो तुम दोबारा कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे लगेगा कि मुझे संजय के छूने की वजह से नापाक समझ रहे हो। उसने मासूम निगाहों से उसे देखते हुए अपनी बात कहकर उसकी गर्दन में चेहरा छुपा लिया। विजय ने तड़प कर उसका चेहरा अपने सामने किया। ऐसी बात कभी ख्वाब में भी मत सोचना जिया। तुम मेरे लिए सबसे पाकीज़ा हो। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, और जो तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम एक बहादुर लड़की हो जिसने उस दरिंदे का मुकाबला किया। विजय के लहजे की सच्चाई जिया के दिल में उतरती चली गई। वो उसके सीने से लगी अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द फैला गई थी। विजय, मैं तुम्हारी हूँ, मुझे अपने आगोश में छुपा लो। थक गई हूँ मैं इस दुनिया से। उस खौफ से वो सरगोशी से बोली। जिया ने उसे खुद से थोड़ा दूर किया और उसकी आंखों में झककर आखिरी बार पूछा, जिया, एक बार फिर सोच लो। कहीं तुम कल को ये ना समझो कि मैंने तुम्हारी मजबूरी या तुम्हारी जहनी हालत का फ़ायदा उठाया। कहीं तुम बाद में पछताओ ना। मेरी कुर्बत तुम्हें हमेशा के लिए मुझसे बांध देगी। तुम फिर कभी आज़ाद नहीं हो सकोगी। क्या तुम तैयार हो इस उम्र कैद के लिए? विजय दिलफरेब अंदाज में उससे इजाज़त ले रहा था। जिया ने उसकी आंखों में देखते हुए दिलकश मगर उदास मुस्कुराहट सजाई। विजय, पछतावा वहाँ होता है जहाँ मोहब्बत ना हो और जहाँ एतवार ना हो। मुझे तुम पर खुद से ज़्यादा एतवार है, और अगर तुम्हारी गुर्बत की कैद में ज़िंदगी गुजारनी है तो मुझे ये आज़ादी नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी कैद में मरना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ। जिया उसे इजाज़त देती विजय की कंधे में बाहें डालकर सुर्ख चेहरे से उसमें झुक गई थी। जब विजय के सब्र का बांध टूट गया तो उसने जिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया और उसे बेड पर लिटाते हुए उस पर झुक गया था। कमरे की रोशनियां मद्धम हो गईं और बाहर की दुनिया का शोर खामोश हो गया। उस रात विजय ने जिया को सिर्फ हासिल नहीं किया था, बल्कि उसके रुख पर लगे जख्मों को अपने स्पर्श से भरा था। वो उसकी कुर्बत में छुपती गई और संजय का वो वहशियाना चेहरा उसके जहन से धुंधलाता चला गया। विजय का हर स्पर्श उसे यकीन दिला रहा था कि वो महफूज है, वो एक काबिले मोहब्बत है और वो किसी की जागीर है, उस शख्स की जिसने उसकी खातिर दुनिया से लड़ने की ठान ली थी। रात के पिछले पहर जब जिया विजय के सीने पर सिर रखे पुरसुकून नींद सो रही थी, तो विजय ने उसके माथे पर बिखरी लटों को संवारा। उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया कि वो उस मासूम लड़की की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देगा। उसने जिया को और करीब कर लिया। सुबह की पहली किरण जब कमरे में दाखिल हुई तो जिया ने आंखें खोली। उसे अपने इर्द गिर्द किसी मजबूत बाहों का एहसास हुआ। उसने सिर उठाकर देखा तो विजय को सोते हुए पाया। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। जिया ने बेसाख्ता उसके दिल पर सिर रख दिया, जहाँ विजय की दिल की धड़कनें अब सिर्फ उसी का नाम ले रही थीं। रात विजय ने उसे अपने बारे में सारी सच्चाई बता दी थी, जिस पर वो उससे सब छुपाने पर नाराज़ भी हुई थी, लेकिन विजय ने अपने तरीके से मना लिया था। आने वाले दिनों में खुशियाँ उन दोनों की ज़िंदगी में भर गई थीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।